हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋतिक और ये है हमारा लेक्चर नंबर 7 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का। और ये लास्ट लेक्चर है, मतलब आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं फिर। अभी तक तो उम्मीद है आप लोगों ने पुराने सारे लेक्चर देखते हुए ही यहाँ तक आए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो मैं उनका लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगा। आप लोग इस लेक्चर को कम्प्लीट करने के बाद उन्हें भी कम्प्लीट कर लेना। अब आओ शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक को, जो कि है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, इन्हें हम लोग रेडॉक्स रिएक्शंस भी बोलते हैं। मतलब कहीं रेडॉक्स रिएक्शन लिखा हुआ आ जाए तो समझ जाना कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस की बात हो रही है। अब ये रेडॉक्स जो वर्ड है ये ऐसे आया है, रिडक्शन वर्ड से हम लोगों ने शुरू के 3 लेटर्स उठा लिए हैं RED, और ऑक्सीडेशन से हम लोगों ने 2 वर्ड उठा लिए हैं ऑक्स, O और X। तो इन्हें मिलाकर बना दिया रेडॉक्स रिएक्शंस। क्योंकि बार बार इतना लंबा लिखना या बोलना ठीक नहीं लग रहा था, तो टीचर्स ने और साइंटिस्ट ने इन्हें रेडॉक्स रिएक्शंस भी बोल दिया। ठीक है, बस याद रखने वाली चीज़ है, बात मतलब नेम अलग अलग है, बात बाकी चीज़ सब सेम है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं ऑक्सीडेशन के साथ। क्या होता है ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, हिंदी में लिखूंगा, बिल्कुल देसी भाषा में। कॉन्सेप्ट समझना, डेफिनेशंस आगे लिख के लाया हूँ, वो बाद में याद कर लेना। ठीक है, वो बात की बात है। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना। ऑक्सीडेशन क्या होता है? जब भी मतलब कोई कंपाउंड है या एलिमेंट है, अगर उसमें रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा तो हम बोल देंगे कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। या मतलब कोई कंपाउंड है, उसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट थी और रिएक्शन के बाद वो हाइड्रोजन उससे निकल गई, तो हम बोल देंगे कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना, बस इतना दिमाग में याद रखो, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना, इन दोनों प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। बस इतना ही था, इतना ही कॉन्सेप्ट है। बस इस कॉन्सेप्ट को तुम्हें अपने दिमाग में रखना है कि ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ये जो सेकंड वर्ड है रिडक्शन, रिडक्शन क्या होता है? अगर अपन लोग रिडक्शन की बात करें कि रिडक्शन क्या होता है, तो रिडक्शन जस्ट अपोजिट है ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था? ऑक्सीजन का जुड़ना, तो इसमें हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का हटना। बस मतलब ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था? ऑक्सीजन अगर जुड़ जाए या हाइड्रोजन हट जाए तो हम ऑक्सीडेशन बोल देंगे। लेकिन रिडक्शन क्या होगा? रिडक्शन में होगा हाइड्रोजन, जो हमारी हाइड्रोजन है, अगर वो जुड़ जाए रिएक्शन के टाइम पे और ऑक्सीजन हट जाए तो हम लोग उसे बोलेंगे रिडक्शन। इन दोनों में से कोई एक भी चीज़ हो जाए, मतलब सिर्फ या ऑक्सीजन जुड़ गई तब भी हम लोग बोल देंगे कि हाँ ऑक्सीडेशन हुआ है, या फिर हाइड्रोजन हट गई तब भी हम लोग बोल देंगे ऑक्सीडेशन हुआ है। ऐसा नहीं कि दोनों की एक साथ होने की ज़रूरत है, नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर एक एलिमेंट है, उसके पास ऑक्सीजन नहीं थी और रिएक्शन के होने के बाद उसके अंदर मतलब रिएक्शन हो गई और ऑक्सीजन उसमें अटैच हो गई या ऑक्सीजन केमिकली उससे बॉन्ड हो गई, तो हम लोग बोल देंगे कि उस एलिमेंट या कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हुआ है। अब सेम हैपन विद हाइड्रोजन, इसका जस्ट अपोजिट हो रहा है। हाइड्रोजन में मान लो कि क्या हुआ कि हमारे पास एक कंपाउंड था, उसमें ऑक्सीजन पहले से ही लगी हुई थी और रिएक्शन होने के बाद वो ऑक्सीजन हट गई, तो हम लोग बोल देंगे कि उस कंपाउंड का क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। ठीक है, बस इतने ही कॉन्सेप्ट हैं, इन कॉन्सेप्ट को ही दिमाग में रखना। अगर जितनी ज़्यादा लंबी डेफिनेशंस को रटने की कोशिश करोगे कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। तुम बस इतना चीज़, ये बस शब्द याद रखो, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना, बस ये होता है ऑक्सीडेशन। और इसका जस्ट अपोजिट होता है रिडक्शन। हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना, इसे हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। अब 2 चीज़ें और आ जाती हैं, और वो 2 चीज़ें क्या हैं? वो है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। पहले हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को देखते हैं। अब यहाँ पे चीज़ें थोड़ी समझने वाली हैं, यहाँ पे आती है कन्फ्यूज़न।
इसे समझने के लिए अपन लोग एक चीज़ देखते हैं। हमारे पास दो लोग हैं, अभी हम लोग इसे एग्जाम्पल से समझेंगे तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। मैं तुम्हें अभी सिर्फ समझा रहा हूँ। मान लो कि हमारे पास पर्सन है एक ए और दूसरा पर्सन है बी, ठीक है। ये क्या है, ये है रिच और ये क्या है, ये है पुअर, ठीक है। समझ गए? मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये पैसे वाला इंसान है और ये गरीब इंसान है। अब ये चाहता है कि ये इसे भी पैसे वाला बना दे, मतलब इसे भी पैसे वाला बना दे। तो इसने क्या किया, ए ने इसे पैसा दे दिया, ए ने अपना पैसा बी को दे दिया, सारा नहीं, थोड़ा बहुत जितना भी दिया हो। जब ए अपना पैसा इसे देगा तो क्या होगा, प्रैक्टिकली सोचो। ए के पास जो पैसा है वो कम होगा, ए का जो पैसा है वो कम हो जाएगा, और बी के पास जो पैसा पहुंचेगा वो बढ़ जाएगा। तो ए ने एक्चुअली क्या किया है, ए ने खुद को रिड्यूस किया है। ए ने जो खुद की मनी है, जो खुद की वैल्यू है, उसे कम किया है और बी की वैल्यू को इंक्रीज़ किया है। बात समझ रहे हो? तो जो खुद को रिड्यूस कर रहा है वो क्या होता है, एक्चुअली में ए ने खुद को तो रिड्यूस किया, खुद सेल्फ को तो क्या किया है। अभी तुम ऑक्सीडेशन रिडक्शन छोड़ दो, तुम ये सोचो ए ने खुद को क्या किया, ए ने अपना पैसा दूसरे को दिया है तो खुद का पैसा तो उसका कम हुआ है ना। तो उसने खुद को क्या किया है, सेल्फ को तो रिड्यूस किया है, लेकिन बी को क्या किया है, बी को इंक्रीज़ किया है या ग्रो किया है। चलो इंक्रीज़ डाल देते हैं, ठीक है। बी को क्या किया है, बी इंक्रीज़ हो गया है। तो जो खुद को रिड्यूस करता है और दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ए जो है यहाँ पे, ये क्या होगा, ये ए होगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान से सुनना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग की स्पेलिंग तो बहुत माशाअल्लाह लिखी हुई है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये हमारे पास है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसने नाम इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ पे मतलब कि यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि नाम इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन ये खुद को क्या कर रहा है, ये खुद को रिड्यूस कर रहा है, खुद की वैल्यू को कम कर रहा है, दूसरों की वैल्यू को इंक्रीज़ कर रहा है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये खुद को रिड्यूस कर रहा है, दूसरों को इंक्रीज़ कर रहा है। और उल्टा है बी के साथ, बी क्या होगा, बी रिड्यूसिंग एजेंट है। बी क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। बी ने क्या किया, बी ने ए को रिड्यूस किया, दूसरे को, सामने वाले इंसान को कम किया है। सामने वाले इंसान को कम किया है तो क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। ऐसे समझो कि जब हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं तब हम ये देखते हैं कि ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ क्या करेंगे। तो ए जो होगा वो भले खुद को तो रिड्यूस करेगा लेकिन सामने वाले बंदे को इंक्रीज़ करेगा, सामने वाले बंदे को ऑक्सीडाइज करेगा, तो वो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बी क्या होगा, बी खुद को तो इंक्रीज़ करेगा लेकिन सामने वाले बंदे को रिड्यूस करेगा, इसीलिए उसे बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। बात समझ में आई? अभी तुम इसकी डेफिनेशंस अभी हम लोग देख लेंगे, डेफिनेशंस की कोई वैसी बात नहीं है। अब हम लोग इसे केमिकल रिएक्शंस में यूज़ करके देखते हैं कैसे होता है। तो हम लोगों ने एक केमिकल रिएक्शन ली, हम लोगों ने लिया जिंक ऑक्साइड लिया और इसे ना कार्बन के साथ रिएक्ट कराया, सिर्फ कार्बन लिया और कुछ नहीं लिया, प्लस सॉरी हमने जिंक ऑक्साइड को कार्बन में डाल के क्या किया, हीट किया। तो हमें क्या मिला, जिंक मेटल मिलेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा। अभी मैंने तुम्हें, अब देखते हैं एक एक करके सारी चीज़ों को। अभी मैंने तुम्हें बताया था कि ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन, मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया तुम्हें, ऑक्सीडेशन का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीडेशन होता है। तो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन तो है ही नहीं पूरे रिएक्शन में, तो हाइड्रोजन को तो तुम भूल ही जाओ। इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास है ऑक्सीजन। जिंक ने क्या किया है, जिंक मतलब अभी यहाँ पे जिंक ऑक्साइड था, यहाँ पे क्या किया, इसने कार्बन को अपना ऑक्सीजन दे दिया। रिएक्शन में कार्बन को देखो, उसने अपना ऑक्सीजन कार्बन को दे दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, सबसे पहले तो सवाल आता है कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ है। ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है कार्बन का। कार्बन से ही तो ऑक्सीजन जुड़ा है जाके, देखो कार्बन यहाँ पे अकेला था, कार्बन ने अब रिएक्शन होने के बाद उसके पास ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, कार्बन का, ठीक है। अब बात करते हैं रिडक्शन किसका हुआ। रिडक्शन की डेफिनेशन में क्या था, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन बोलते हैं।
हाइड्रोजन का हटना, सॉरी हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो ऑक्सीजन हटा किससे है, जिंक से हटा है। यहाँ पे जिंक ऑक्साइड था, यहाँ पे सिर्फ जिंक रह गया, तो रिडक्शन किसका हुआ है, जिंक ऑक्साइड का हुआ है। बात समझ में आई। ऑक्सीजन जिससे जुड़ रहा है, ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ा तो कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीजन हटा किससे, जिंक ऑक्साइड से, उसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अब बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की। ये हमारे पास है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, को दूसरा पेन लेता हूँ। ये हमारे पास है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मैंने क्या बताया था, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो खुद को रिड्यूस करते हैं पर सामने वाले बंदे को मतलब इंक्रीज़ करेंगे, सामने खुद की वैल्यू कम करेंगे, खुद की मनी को कम करेंगे पर सामने वाले बंदे को पैसे देंगे। तो पैसे का टर्म्स में यहाँ पे ऑक्सीजन समझ लो। यहाँ पे देखो Zn ने अपना मतलब जिंक ऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन दिया है कार्बन को, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया, जिंक ऑक्साइड, ZnO। जिंक ऑक्साइड क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। क्यों, क्योंकि उसने अपना ऑक्सीजन कार्बन को दे दिया। और कार्बन इस रिएक्शन में क्या हो गया, कार्बन हमारा हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन हमारा हो गया है रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन ने क्या किया, कार्बन ने जिंक को रिड्यूस कर दिया, जिंक से ऑक्सीजन ले लिया। बात समझ में आ रही है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। अब एक और चीज़ देख लो यहाँ पे, जिसका कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। और जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है तो वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। बात समझ में आ रही है। ये टर्म्स ना कंफ्यूजिंग देते हैं, बट तुम इन डेफिनेशंस पढ़ोगे तो और भी ज़्यादा कंफ्यूज होगे, लेकिन वो सारी चीज़ें अलग हैं। मतलब कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखो दिमाग में, बस एक लाइन क्लियर होनी चाहिए कि ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना ये दो काम होंगे। अगर इनमें से कोई एक भी काम होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, और इसका जस्ट अपोजिट हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना ये काम होंगे। दोनों में से कोई एक भी होगा तब भी हम बोल देंगे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले बंदे को मतलब कि ऑक्सीडाइज करेगा और खुद को रिड्यूस करेगा, ये होता है सिस्टम। जस्ट इसका अपोजिट होता है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट खुद को इंक्रीज करेगा लेकिन सामने वाले बंदे को कम करेगा। ठीक है, मतलब रिड्यूस करेगा। समझ गए बात को। और देखते हैं अभी हम लोग और सारी इक्वेशंस देखेंगे, तो अगर किसी को थोड़ा बहुत डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। अब की बार हम लोगों ने ले लिया हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ली और उसकी रिएक्शन कराई क्लोरीन के साथ Cl2। तो क्या बना हमारे पास, ये भी हाइड्रोजन सल्फाइड भी गैस है, क्लोरीन भी गैस है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बना, हमारे पास सिर्फ सल्फ़र मिलेगा हमें प्लस HCl, और क्योंकि HCl 2 मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है 2 क्लोरीन है। ठीक है, तो ये हो गई पूरी इक्वेशन, ये हमारी रिएक्शन है। अब इस वाली रिएक्शन में देखो ऑक्सीजन है ही नहीं, इस वाली पूरी रिएक्शन में ऑक्सीजन नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन है। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। मैं पूरा नहीं डाल रहा हूँ। ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, O का मतलब ऑक्सीडेशन, R का मतलब रिडक्शन, OA का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, RA का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। वो तो तुम लोग समझदार हो, समझ ही जाओगे। अब क्या डेफिनेशन थी ऑक्सीडेशन की, हाइड्रोजन का हटना, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना। जो हाइड्रोजन को हटा रहा है वो क्या कर रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कौन हटा रहा है, ये देखो हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस है इसने अपने हाइड्रोजन्स को हटा दिया और यहाँ पे सिर्फ सल्फर रह गया है। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, इसी का हुआ है, हाइड्रोजन सल्फाइड का। इसने अपने पास से हाइड्रोजन को हटा दिया है। यहाँ पे इसके पास 2 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे देखो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इसने क्या किया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया है, इसने अपने पास से हाइड्रोजन को हटा दिया है। तो ये क्या हुआ हमारे पास, रिडक्शन किसका हुआ है, क्लोरीन का। एक सेकंड, इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो खुद को रिड्यूस करता है बट सामने वाले बंदे को ऑक्सीडाइज करता है। तो इस वाली रिएक्शन में खुद को रिड्यूस किसने किया है, किसका रिडक्शन हुआ है, क्लोरीन का रिडक्शन हुआ है। क्लोरीन ने खुद को रिड्यूस किया है, मतलब कि हाइड्रोजन जिससे जुड़ेगा उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो क्लोरीन ने खुद को रिड्यूस किया है, तो ये क्या हो गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग, सॉरी ये हो गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लोरीन ने सल्फ़र को ऑक्सीडाइज कर दिया है, उससे हाइड्रोजन लेके, उसके जो हाइड्रोजन थे वो हाइड्रोजन खुद लेके सल्फ़र को क्या कर दिया है, ऑक्सीडाइज कर दिया है। ठीक है, और सेम है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट है इसमें ये सल्फ़र हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। इसने क्या किया है, इसने अपने हाइड्रोजन दे दिए हैं भाई, सामने वाले बंदे को रिड्यूस किया है ना, क्लोरीन को रिड्यूस किया है। तो ये क्या हो गया हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस।
और दूसरी तुम ये भी चीज़ दिमाग में रख सकते हो कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब देखते हैं इनकी डेफिनेशंस को। डेफिनेशंस जो बुक में दी गई हैं अगर एग्ज़ाम में आ जाती हैं तो हमें मतलब वही डेफिनेशंस लिखनी पड़ेंगी। हिंदी में ये थोड़ी ना लिखाएंगे ऑक्सीजन का जोड़ना या हाइड्रोजन काटना। तो डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन भी एग्जैक्ट यही है, बस थोड़ी सी प्रॉपर लैंग्वेज में लिखी हुई है कि द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। बस वही लिखा हुआ है जो मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट में समझाया एक लाइन में, वही थोड़ा किताबी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बस इसे याद कर लेना और एग्जाम में आता है तो तुम्हें यही डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। सेम डेफिनेशन है रिडक्शंस की, देखो द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस, हाइड्रोजन का जोड़ना किसी भी सब्सटेंस से क्या होता है, रिडक्शन होता है। द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, ऑक्सीजन काटना किसी भी चीज़ से क्या होता है, रिडक्शन होता है। अब देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, जो सब्सटेंस ऑक्सीजन देता है ऑक्सीडेशन के लिए, जो सब्सटेंस ऑक्सीजन खुद का मैंने बताया था ना, जो खुद को रिड्यूस करता है, जो खुद की वैल्यू को कम करता है, सामने वाली की वैल्यू को इंक्रीज करता है, वही होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द सब्सटेंस विच रिमूव हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो अपने पे से हाइड्रोजन को रिमूव करता है, जो अपने से हाइड्रोजन को रिमूव करता है वो होता है अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, बात समझ में आई। अब बात करते हैं इसकी रिड्यूसिंग एजेंट की। द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, द सब्सटेंस विच रिमूव ऑक्सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये तुम्हें यार याद करनी पड़ेंगी, इन्हें लर्न कर लेना और कंफ्यूज मत होना, इनमें अच्छे से समझ जाना। तुम बस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखो, जब तुम क्वेश्चन तुमसे पूछेगा ना, जैसे मान लो कि वो तुम्हें एक रिएक्शन दे देगा, बोल देगा कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, या किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, यही 4 क्वेश्चन बनेंगे, वो यही पूछेगा। डेफिनेशन पूछने के चांसेस बहुत रेयर हैं, बट फिर भी हम लोग किसी भी चीज़ को छोड़ तो सकते नहीं हैं कि नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज़ तो नहीं बोल सकते। तो हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हाँ, कि ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, रिडक्शन का क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट का क्या होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे हमारी एनसीईआरटी की एक्टिविटी जो कि है एक्टिविटी 1.1 सॉरी 1.11, यानी कि मतलब कि 11 तो नहीं बोलेंगे इसे, एक्टिविटी 1.11। ठीक है, तो इस वाली एक्टिविटी में क्या होने वाला है आओ देखते हैं। इसमें भी मतलब ये भी सिंपल एक्टिविटी है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, तो फिर से इनकी नामकरण कर देते हैं। वैसे तो अभी तो तुम लोगों को इन चीज़ों के नाम तो पता चल ही गए होंगे, हम लोगों ने इसे कई बार यूज़ कर चुके हैं। ये है वर्नर। 2 चीज़ें मतलब नई यूज़ हो रही हैं जो अभी तक हम लोगों ने नहीं देखी हैं, ये तो हम लोगों को पता ही है। ये क्या है, चाइना डिश। भाई इसका नाम किसने रखा है यार। एक तो मैं नेक्स्ट चैप्टर से ना क्या करूँगा, मैं ये टेबल का कलर चेंज करूँगा, इस पर कोई भी पेन दिखता ही नहीं है। ये क्या है, चाइना डिश। ठीक है, इसे चाइना डिश बोलते हैं। और ये जो तुम्हारे सामने रखा हुआ है ना रेक्टेंगुलर टाइप का, ये है हमारा वायर गॉज, GAUZ, ठीक है, वायर गॉज बोलते हैं। और ये जो है अपना, ये है ट्राईपॉड स्टैंड। वो फ़ोन वाला ट्राईपॉड स्टैंड नहीं, ये केमिस्ट्री लैब वाला ट्राईपॉड स्टैंड है, ट्राईपॉड। इन सब का करना क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो रह ही गई, जो मेन चीज़ है, इस चाइना डिश के अंदर क्या है हमारे पास। इसके अंदर है कॉपर। अरे भाई यार, ये इसके अंदर जो ब्राउन कलर का तुम्हें पाउडर दिख रहा है, ये क्या है, कॉपर पाउडर, कॉपर का। ठीक है, ये हमारा कॉपर का पाउडर है। तो इसमें क्या क्या यूज़ हो रहा है, हमारे पास 4 चीज़ें हैं, इवन 5 चीज़ें हैं कॉपर पाउडर को मिला के। अब तुम समझ ही गए होगे क्या करने वाले हैं, इन चीज़ों को देख कर ही समझ में आ रहा होगा, लेकिन आओ देखते हैं इन सबका यूज़ कैसे होने वाला है। ये करना है हम लोगों को, इस ट्राईपॉड स्टैंड पे वायर गॉज को रखना है, और इस वायर गॉज के ऊपर हम लोगों को इस चाइना डिश को ऊपर रखना है। ठीक है, इस चाइना डिश के ऊपर रखने के बाद हमें इस जो हमारा कॉपर का पाउडर है इसे हीट करना है। अब हीट करने के बाद 2 चीज़ें होंगी। पहली चीज़ तो इसका कलर देखो, कलर कैसा हो गया है, ये ब्लैक कलर का हो गया है, इसका कलर चेंज हो गया है। ठीक है, कलर चेंज हो गया। और ये बन क्या गया है, पहले ये कॉपर था,
अब किसी भी चीज़ को हम जलाते हैं तो हमने देखा है क्या होता है, उसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है। तो कॉपर था हमारे पास, अभी हम इसकी रिएक्शन देखेंगे, ये बन क्या गया, ये हमारे पास कॉपर ऑक्साइड बन गया जो कि ब्लैक कलर का होता है। ब्लैक कलर की एक्चुअली लेयर होती है। तुम कॉपर का कोई मेटल हो उसे बहुत ज़्यादा हीट करोगे ना नॉर्मली ऐसे ही एयर के अंदर, तो वो ब्लैक कलर का पड़ जाएगा। अगर किसी ने भी मतलब तुम लोग तो भी मतलब 10th क्लास में हो, छोटे हो, अगर किसी में तुम में से कोई ऐसा बंदा हो जिसने कभी सोल्डर आयरन जो सोल्डरिंग के लिए यूज़ होता है उसे यूज़ किया हो, तो उसकी आगे की जो टिप होती है ना, जब तुम उसे नया लेके आओगे मार्केट से तो वो कॉपर की होती है, वो कॉपर मेटल की होती है, तो वो बिल्कुल एकदम ब्राउन कलर की होगी जैसा कॉपर का कलर होता है। और जब तुम उसे फर्स्ट टाइम यूज़ करोगे ना, थोड़ी देर जब वो हीट हो जाता है, एकदम हीट हो जाने के बाद ऑटोमेटिक वो काली हो जाती है, ब्लैक कलर की हो जाएगी। तो इसीलिए हो जाती है क्योंकि उसकी रिएक्शन हो जाती है ऑक्सीजन के साथ। ये हमारे पास है कॉपर मेटल, इसकी रिएक्शन हो जाती है हमारे पास ऑक्सीजन से, तो क्या बन जाता है, हमारे पास बन जाता है कॉपर ऑक्साइड। इसे बैलेंस भी कर ही देते हैं, ये 2 है और यहाँ पे भी 2 लगा देते हैं। तो इस ये रिएक्शन सिंपली यहाँ पे हो रही है, बस इतनी एक्टिविटी थी कि उन्होंने बोला कि कॉपर पाउडर को एक चाइना डिश में लो और उसे मतलब कि बर्नर से हीट करके देखो कि क्या होता है, क्या ऑब्जर्वेशंस तुम्हारे सामने आती हैं। तो 2 ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं। पहली ऑब्जर्वेशन तो हमें आंखों से ही दिख जाएगी, वो है कि इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये ब्लैक कलर का हो जाएगा। पहले ये ब्राउन कलर का था, अब ये ब्लैक कलर का हो गया है और इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होकर ये क्या हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इस बारी रिएक्शन को हम लोग इधर अच्छे से लिखते हैं, फिर देखते हैं। हमारे पास क्या था, हमने कॉपर लिया था और क्या लिया था, मतलब इसे एक्चुअली हीट किया था। ऑक्सीजन तो एयर से ऑटोमेटिक आ जाएगी, हमने इसे हीट किया तो हमें क्या मिला, कॉपर ऑक्साइड। अब तो बैलेंसिंग तो आई गई होगी यार, बैलेंसिंग तो मतलब अब तो तुम्हें बच्चों का खेल लगने लगा होगा कि क्या सर बैलेंसिंग करना। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई, पूरा ये इक्वेशन आई हमारे पास। अब सवाल वही सारे पुराने सवाल कि इसमें ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। ऑक्सीडेशन मतलब कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीजन मतलब गायब ही हो रही है पूरे तरीके से, ऑक्सीजन जो गैस थी वो देखो पूरी गायब ही हो गई, रिडक्शन हो रहा है ऑक्सीजन का। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ऐसा कौन है जो खुद को रिड्यूस कर रहा है बट सामने वाले बंदे को इंक्रीज कर रहा है। ऑक्सीजन ने खुद को मतलब पूरा ही रिड्यूस कर दिया, पूरा ही जितनी उसके पास संपत्ति थी उसने सारी कॉपर को दे दी। तो क्या हुआ यहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीजन खुद ही है, ऑक्सीजन गैस। और यहाँ पे हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीजन को रिड्यूस किया किसने, ऑक्सीजन को रिड्यूस किया कॉपर ने, तो ये हमारा ये हो गया। ठीक है, अब क्या होता है कि इसमें एनसीईआरटी में एक और आगे इसके जस्ट रिएक्शन दी गई थी कि अगर हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है, ये हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, अगर इस कॉपर ऑक्साइड की जैसे कि मान लो कोई कॉपर का मेटल है, तुमने उसे हीट कर दिया, वो ब्लैक कलर की उसके ऊपर लेयर आ जाएगी कॉपर ऑक्साइड की। ठीक है, और तुम उस ब्लैक कलर की जो लेयर है उसे मेटल को फिर से हीट करो और उसके ऊपर तुम डाल दो हाइड्रोजन गैस को। जैसे ही तुम हाइड्रोजन गैस को उस पर डालोगे उसे हीट करके, तो ये जो रिएक्शन है पूरी रिवर्स हो जाएगी, हमें कॉपर मिल जाएगा वापस से और H2O फिर से मिल जाएगा अलग। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ कि ये जो हमारा है ये ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, ये हमारा ब्लैक कलर का होता है। तो ये कॉपर ऑक्साइड है। अगर हम लोग कॉपर ऑक्साइड को हीट करके उसमें हाइड्रोजन गैस को मतलब उसे में हाइड्रोजन गैस को पास करा देना तो कॉपर मेटल फिर से पहले जैसा हो जाएगा और हाइड्रोजन मतलब H2O वाटर फिर से अलग हो जाएगा। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, ये कॉपर ऑक्साइड था, इसमें से ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है। एक बार ट्राई करोगे खुद से निकालने की, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन में देखो इधर हाइड्रोजन में कोई ऑक्सीजन नहीं है और इधर जाके ऑक्सीजन ऐड हो गई है, तो हाइड्रोजन का जुड़ना ही क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है हाइड्रोजन का। ठीक है, रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीजन का हटना क्या होता है, ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन होता है। ऑक्सीजन हटा किससे है, कॉपर से हटा है, तो रिडक्शन किसका हुआ है, कॉपर ऑक्साइड का हुआ है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है भाई, खुद को किसने रिड्यूस किया है, कॉपर ऑक्साइड ने। अब तुम कह रहे हो कि भैया क्या बार बार बता रहे हो, समझ में आ रहा है, तुम लोगों को खुद ही क्लियर होने लगा होगा कि कैसे चीज़ें चल रही हैं। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, मतलब कि सामने वाले बंदे को किसने रिड्यूस किया है, हाइड्रोजन ने रिड्यूस किया है H2 ने। ठीक है,
तो अब आगे इसकी और एग्जांपल्स को देखते हैं। कुछ रिएक्शंस हैं, खुद से बताओगे? मैं चाहता हूँ ना तुम लोग एक बार, मतलब मैं तब तक नोट कर रहा हूँ, तुम लोग एक बार इन्हें खुद से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके इन दोनों रिएक्शंस को खुद से ट्राई करो कि क्या हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो तब तक मैं यहाँ पे इनके मतलब वो लिख रहा हूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सॉल्व करो खुद से एक बार पॉज करके, और फिर अपने आंसर मैच करना कि मैच हो रहे हैं कि नहीं, मतलब तुमने सही निकाल पाया या नहीं, तुम्हें चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही। ठीक है, आई होप तुम लोगों ने ट्राई किया होगा और हो भी गया होगा तुम लोगों से, कोई दिक्कत नहीं। रिएक्शन पहले देखते हैं। हमारे पास है मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीशियम नहीं है ये, Mg नहीं है, Mn है, मैग्नीज ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड है, सॉरी मुझे बोलना चाहिए मैग्नीज डाइऑक्साइड, क्योंकि 2 ऑक्सीजन लगे हुए हैं। ठीक है, मैग्नीज ऑक्साइड की रिएक्शन हम लोग किससे करा रहे हैं? हाइड्रोक्लोरिक से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो क्या सीन हो रहा है हमारे पास? मैग्नीशियम, मैग्नीज क्लोराइड बन रहा है, मैग्नीज डाई क्लोराइड बन रहा है, क्लोरीन गैस रिलीज हो रही है और वाटर हो रहा है। ठीक है, अब हो क्या रहा है यहाँ पे देखो, मैग्नीज ने क्या किया है? मैग्नीज ने ऑक्सीजन को लूज़ किया है, ऑक्सीजन को हटाया है और क्लोरीन को जोड़ा है। मैग्नीज ने ऑक्सीजन को हटाया है और क्लोरीन को जोड़ा है। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, HCl का। हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है HCl का, क्योंकि इसने क्या किया है, यहाँ पे H2O बन रहा है, देखो यहाँ पे जुड़ के ऑक्सीजन, यहाँ इसमें हाइड्रोजन से जुड़ गई है जाके, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है हमारे पास HCl का। ठीक है, रिडक्शन किसका हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है मैग्नीज डाइऑक्साइड का, MnO2। इसका रिडक्शन हो रहा है क्योंकि इसने अपने ऑक्सीजन खुद से रिमूव कर दिए हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? अब तो तुम्हें समझ में आएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भाई मैग्नीज डाइऑक्साइड है, क्योंकि इसने अपना ऑक्सीजन दे दिए हैं। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? किसने रिड्यूस किया ऐसे? तो इसने ऐसे रिड्यूस किया है। सेम फंडा बिल्कुल ऐसे ही होगा। देखो ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस थी और ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस थी। ठीक है, हमारे पास ये 2 गैसेस थी। इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन जो थी इससे रिमूव हो गई, सल्फर से ऑक्सीजन रिमूव हो गई। इसने अपने सल्फर ने ऑक्सीजन को खो दिया। जब ऑक्सीजन को खोया तो इसका क्या हो गया? इसका हो गया रिडक्शन। इसका हो गया रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सल्फर से ऑक्सीजन हटके क्या होगा? इसका रिडक्शन हो गया। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इस वाले से ऑक्सीजन ऐड हो गई आगे, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? ये सल्फर डाइऑक्साइड है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है। समझ में आ ही रहा होगा। यहाँ पे देखो सल्फर अकेला रह गया, यहाँ पे ऑक्सीजन थे, ऑक्सीजन हटके रिड्यूस होके ये सिर्फ सल्फर मेटल रह गया है और ये यहाँ पे ये वाटर बन गया है। ठीक है, ऐसी रिएक्शंस हैं और कुछ है नहीं इसमें यार। मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट है ना, मतलब कोई भी टॉपिक होता है, जब तक तुम उसे पढ़ो ना, कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, तब तक वो तुम्हें कठिन लगता है। एक बार तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए फिर वो तुम्हें बहुत इजी लगने लगता है और तुम कहते हो क्या भैया क्या करा रहे हो यार। जब तुम शुरू किया, मैंने तुम्हें पहली बार कॉन्सेप्ट बोला होगा, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे करें कैसे ना करें, लेकिन अब तुम्हें ये इतना हलवा खुद ही लग रहा होगा। देखो इसमें ऑक्सीजन नहीं, इसमें हाइड्रोजन के टर्म में बातें हो रही हैं। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन हटता है, किससे? सल्फर से हाइड्रोजन हट रहा है, तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का हो रहा है। रिडक्शन में क्या होता है? रिडक्शन का क्या मतलब होता है? रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है अपना? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये सामने वाले बंदे को रिड्यूस कर रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये रहा अपना। ठीक है, ये रहा अपना रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है? सामने वाले बंदे को सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। आई थिंक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? सामने वाले बंदे को ऑक्सीडाइज करता है। तो किसने ऑक्सीडाइज किया है? इस आयोडीन ने इस H2 मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीडाइज किया है, उससे हाइड्रोजन को खींच के। हाइड्रोजन आए किसके पास है? इसके आयोडीन के पास। तो आयोडीन ने क्या किया है? ये हो गया अपना रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ? हाइड्रोजन सल्फाइड। इसने सामने वाले बंदे को रिड्यूस कर दिया है उसे हाइड्रोजन दे के। ठीक है, रिएक्शन कर लो, अब इसमें कुछ है नहीं। ये देखो कितनी सिंपल रिएक्शन है, डायरेक्ट सोडियम का हो ही रहा है ऑक्सीडेशन, लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। ऑक्सीडेशन हो रहा है सोडियम का, क्योंकि उससे मतलब कि ऑक्सीजन जुड़ रही है आके। रिडक्शन किसका हो रहा है? ऑक्सीजन गैस का। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? ऑक्सीजन ही है। क्यों? क्योंकि वो खुद को रिड्यूस कर रही है।
रिड्यूसिंग एजेंट कौन है अपना? रिड्यूसिंग एजेंट है मतलब सोडियम, ठीक है। एक लास्ट रिएक्शन और है इसकी, उसे देखते हैं। ये देखो लेड ऑक्साइड है हमारे पास, लेड ऑक्साइड है और कार्बन है। हम लोगों ने लेड ऑक्साइड की रिएक्शन कार्बन से करवाई है। तो यहाँ पे देखो इसका ऑक्सीजन रिमूव हो गया है। यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? जब ऑक्सीजन हटती है, रिडक्शन होता है ना। तो इसका ये रहा हमारा ऑक्सीडेशन, ये रहा रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? ऑक्सीजन ऐड किससे हो रही है? आके कार्बन से, तो इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन निकल किससे रही है? लेड से, तो इसका हो रहा है अपना रिडक्शन। अब बाकी सारी चीज़ें तुम्हें पता ही हैं, बार बार बोल के तुम भी इरीटेट हो रहे होगे, लिख देता हूँ फटाफट से। ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसने अपना ऑक्सीजन दिया है कार्बन को, और ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो इतनी सारी रिएक्शंस थी एनसीईआरटी में, 3 रिएक्शंस दी थी, और इस एक्टिविटी को मिलाकर 3 रिएक्शंस थी। और बाद बाकी हेल्प बुक से मैं और लेके आया, मैंने अपने नोट्स से भी निकाली, जो मेरे क्लास के नोट्स थे उनसे मैंने लेके आया। इससे ज़्यादा कहीं भी नहीं आएंगे, आ भी जाएँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन सी रिएक्शन आ रही कौन सी नहीं आ रही। तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ऑक्सीजन का हटना जुड़ना क्या होता है, हाइड्रोजन के जुड़ने पर क्या होगा, हाइड्रोजन के हटने पर क्या होगा। बाद बाकी चीज़ें रिएक्शन चाहे कोई भी आ जाए तुम निकाल दोगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और यही 4 चीज़ें तुमसे पूछी जाएंगी कि या तो तुमसे पूछ लेगा इस वाली रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, या रिड्यूसिंग एजेंट कौन था, या किसका ऑक्सीडेशन हुआ किसका रिडक्शन हुआ, बस यही चीज़ें पूछी जाएंगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की मतलब जो रिएक्शन वाला फंडा था वो ख़त्म होता है, आगे आता है आगे इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का एवरीडे लाइफ में क्या क्या इफेक्ट हमें देखने को मिलता है? तो जो सबसे 2 इफेक्ट हम लोगों को देखने को मिलते हैं, पहला है कोरोजन इन मेटल्स, और दूसरा है हमारे पास रेंसिडिटी इन फूड। ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से 2 चीज़ें हमें मतलब कि अपनी नॉर्मल लाइफ में देखने को मिल जाती हैं। पहला होता है कोरोजन इन मेटल्स, और दूसरा है रेंसिडिटी इन फूड। इन दोनों टॉपिक्स को हम लोग आगे देखते हैं कि कोरोजन क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होती है, ठीक है। यह कोरोजन की डेफिनेशन बुक वाली है, पहले मैं तुम्हें डेफिनेशन पढ़ के बताता हूँ फिर इसका मतलब समझाता हूँ। इट इज़ द प्रोसेस इन विच मेटल आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर और अ केमिकल ऑन देयर सरफेस। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, ईटन अप ग्रेजुअली। ईटन अप ग्रेजुअली का मतलब क्या होता है कि उसे अगर तुम इसका नॉर्मल मतलब निकालोगे कि मेटल को ना वीक करता जाता है, धीमे धीमे मेटल की जो स्ट्रेंथ है उसे कम करता जाता है। ये कोरोजन की जो प्रोसेस है ये क्या करती है कि मेटल की सरफेस के ऊपर लेयर्स बनाने लगती है, मेटल की सरफेस के ऊपर लेयर्स बनाने लगती है। और ये लेयर्स किसके वजह से बनती हैं? या तो एयर के वजह से बनेंगी, एयर में प्रेजेंट मॉइस्चर के वजह से बनेंगी, या किसी भी केमिकल के इफेक्ट की वजह से बन सकती हैं, ठीक है। मोस्टली एसिड्स के इफेक्ट से बनती हैं, एसिड और मॉइस्चर के। तो बस यही कोरोजन है। कोरोजन ये ना एकदम वैसा मतलब रटने वाला टॉपिक है, इसमें कोई वैसा समझने वाला कोई फंडा नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये रटने वाली चीज़ है कि कोरोजन एक प्रोसेस है, क्या होता है कि जिसमें मॉइस्चर और एयर के मॉइस्चर और एसिड या केमिकल के रिएक्शंस की वजह से मेटल की जो सरफेसेस हैं उन पे एक लेयर टाइप की बनने लगती है, और धीमे धीमे वक्त के साथ साथ मेटल जो होता है वो धीमे धीमे कमज़ोर होता जाता है। इसीलिए बोलते हैं इस प्रोसेस में ईट एंड अप ग्रेजुअली, मेटल को धीमे धीमे खा जाती हैं। कोरोजन जो है वो मेटल को धीमे धीमे खा जाता है, उसे स्ट्रेंथ कम कर देता है, उसकी वीक बना देता है उसे, ठीक है। अगर अपन लोग इसका सबसे कॉमन एग्जांपल देखें तो होता है रस्ट, या फिर ऐसे डालते हैं रस्टिंग। अरे भाई आज राइटिंग तो इतनी अच्छी आ रही है मैं बता नहीं सकता हूँ। रस्टिंग ऑफ आयरन इज मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन। लोहे पे जो जंग लग जाती है, रस्ट लग जाती है, वो इसका सबसे कॉमन फॉर्म है। लोहे पे जंग तो सभी ने देखी होगी, घर में सबके लोहे की चीज़ें हैं, और अगर हम लोग लोहे की चीज़ों को बाहर डाल दें ना तो उसमें जंग लग जाती है। अगर आपको याद हो जो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर लिया था इस चैप्टर का, उसमें मैंने
शुरुआत में तुम लोगों को कुछ एग्जांपल्स दिखाए थे फिजिकल और केमिकल चेंज के। जब मैंने केमिकल चेंज बताया था तो मैंने एक एग्जांपल लिया था कि मतलब कि अगर हम लोग मॉइस्चर के टाइम पे या मानसून के मौसम में कोई भी लोहे की चीज़ को बाहर छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं रस्ट, वो रस्ट होती है। और ये कोरोजन का फॉर्म है, ये मेटल को कोरोड कर रही है। अब रस्ट क्या होती है, रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखो, ये रस्ट का फॉर्मूला है। रस्ट बनती कैसे, ये इसकी इक्वेशन है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है वो देखते हैं। तो आयरन के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है, ऑक्साइड बना देता है आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके। और यहाँ पे देखो 2 × XH2O, मतलब कि इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। मैंने तुम्हें जब पढ़ाया था क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, किस में पढ़ाया था, आई थिंक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में पढ़ाया था, हाँ शायद डिकम्पोजिशन रिएक्शन में पढ़ाया था। तो वहाँ ये देखो इसका रस्ट का क्या, एक्चुअली रस्ट का क्या फॉर्मूला है, Fe2O3.XH2O। ये XH2O किस लिए लगा हुआ है, XH2O का मतलब है कि रस्ट होती है हर, मतलब कि तुम रस्ट के 100 सैंपल लोगे ना, तो सारे के सारे सैंपल्स में ऐसा नहीं होगा कि वाटर का मॉलिक्यूल सब में सेम लगे हों, किसी में 2 मिल जाएंगे, किसी में 3 मिल जाएंगे, लेकिन एक्चुअली में 2 के मल्टीपल्स रहते हैं। ये देखो 2 का मल्टीपल लगाया तो 2 मिलेंगे, 4 मिलेंगे, 6 मिलेंगे, 8 मिलेंगे, वो 2 के मल्टीपल्स में वाटर हमेशा मिलते हैं। तो इसीलिए साइंटिस्टों ने इसका फॉर्मूला बनाया, वहाँ पे XH2O रखा, क्योंकि X की जो वैल्यू है वो कोई फिक्स्ड नहीं है, वो हर सैंपल के लिए वेरी कर रही है। बट मुद्दे की बात यह है कि जो रस्ट का फॉर्मूला है वो ये है Fe2O3.XH2O, ठीक है, ऐसे याद रखना है। इसका नाम होता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड से याद आया यार, कल वाला जो लेक्चर था मैं आपको इसकी वैलेंसी निकालना बता रहा था, तब मैंने वहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़, मतलब मिस्टेक कर दिया था। मैंने उसको लेक्चर में एडिट करते टाइम पे भी डाल दिया था। मैंने आपको मतलब आयरन जो होता है वो 2 स्टेट बनाता है। मैं इससे पहले वाले लेक्चर में भी आप लोगों को बता चुका हूँ। जब आयरन +2 बनाता है तो उसे फेरस बोलते हैं, जब आयरन +3 बनाता है तो उसे फेरिक बोलते हैं। और मैंने +3 की जगह पे वहाँ पे -3 मेंशन कर दिया था कल वाले लेक्चर में, तो उसके लिए सॉरी बोलता हूँ, ठीक है। और ये रिएक्शन आपको याद नहीं रखनी, बस आपको मुद्दे की बात ये रस्ट का फॉर्मूला है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो भी .H2O लगा होता है, मल्टीप्लाई में जितना भी H2O लगा होगा उसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलेंगे। तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, और इसका जो नेम होता है वो है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। इसमें मुद्दे की बात ये है कि तुम इस रस्ट के फॉर्मूले को याद रख लेना, बाई चांस कभी सिंगल मार्क में पूछ सकता है, ठीक है। और बस रस्टिंग में इतना ही है। रस्टिंग में मैंने और बुक में पढ़ा था, बुक में मतलब यही सारी चीज़ें लिखी थी कि रस्टिंग के वजह से जो आयरन होता है, और वो जो ब्रिजेस हैं हमारे, और रेलवे लाइंस वगैरह होती हैं, पानी वाले शिप्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आयरन से ही मिलकर बनी हैं। और मतलब कि इस रस्ट के वजह से वो वक्त के साथ साथ धीमे धीमे कमज़ोर होती चली जाती हैं। और इस कोरोजन, ये जो कोरोजन का टॉपिक है, इसे हम लोग जो चैप्टर 3 है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें भी ये टॉपिक है, और उसमें हम लोग इसे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए तुम बस इसकी डेफिनेशन देख लो कि कोरोजन होता क्या है। और इसका जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है वो रस्ट है, रस्टिंग है, मतलब आयरन पे जो रस्टिंग हो जाती है, रस्ट हो जाती है, वो इसका मोस्ट कॉमन फॉर्म है। और रस्ट का जो फॉर्मूला है वो ये है बस। अब यहाँ पे रटने वाली चीज़ें, समझने वाली चीज़ें मतलब ख़त्म हो चुकी हैं, लास्ट में ये टॉपिक थोड़े रटने वाले हैं, तो आपको इन्हें याद ही करना पड़ेगा। अब हमारा दूसरा जो चीज़ थी वो क्या थी, एक था रस्टिंग ऑफ आयरन, दूसरी थी रैंसिडिटी ऑफ फूड। ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। इसमें भी देखो ये जो कोरोजन है ना, ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अगर तुम ध्यान से देखोगे, Fe जो है हमारा ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन से जुड़ रहा है ना, आयरन ऑक्सीजन के साथ, आयरन जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, और ऑक्सीजन को जुड़ना ही क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का हमारे रियल लाइफ में एक इफेक्ट है जो हम लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे हमारी रैंसिडिटी। अब हमारा जो खाना होता है, हम लोग जो फूड खाते हैं उसमें फैट्स होते हैं, और उन्हें ऑयल्स में, मतलब ऑयल में बनाया जाता है। तो फैट्स एंड ऑयल तो उसमें मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है। और क्या होता है ना कि जब हम उसे एयर में ऐसा ही खुला छोड़ देते हैं थोड़ी वक्त के लिए, टाइम के लिए, तो उसका ऑक्सीडेशन होने लगता है, खाने का ऑक्सीडेशन होने लगता है, जिसके वजह से ना वो खाना मतलब कि रैंसिड हो जाता है। वो जो प्रोसेस होती है रैंसिड का मतलब, अगर मैं तुम्हें हिंदी में समझाऊँ ना, बासा खाना। हम लोग नहीं बोलते कि शाम का खाना मत खाओ, बासा हो गया, ख़राब हो गया, इस तरह के शब्द सब लोगों ने घर में सुना होगा, बासी खाना। तो रैंसिडिटी का बस हिंदी मतलब बासा खाना है। और वही बता रहे हैं कि ऑक्सीजन, मतलब कि जो ऑक्सीडेशन वाली प्रोसेस है, एरियल ऑक्सीडेशन, ये देखो यहाँ पे एक लाइन भी लिखी हुई है, एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल। एरियल ऑक्सीडेशन हो जाता है फैट्स और ऑयल का खाने में, जिसकी वजह से खाना रैंसिड हो जाता है, बासी हो जाता है, मतलब खाने के लायक नहीं रहता है, उसका टेस्ट और स्मेल दोनों चीज़ें चेंज हो जाती हैं। बस वही लिखा हुआ है, डेफिनेशन में देखोगे तो द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाई एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल इन फूड मार्क्ड बाई अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रैंसिडिटी। मतलब खाने का जो है वो टेस्ट भी चेंज हो जाता है, और उसकी स्मेल भी, मतलब अनप्लीजेंट स्मेल का मतलब होता है उसमें से गंदी सी स्मेल आने लगती है, और खाना बासी हो जाता है। बस यही है रैंसिडिटी क्यों होता है,
ऑक्सीडेशन हो जाता है फैट्स एंड ऑयल्स का जो फूड में प्रेजेंट होते हैं, बस ठीक है। अगर पहली चीज़ तो उसने बोल दिया कि रेंसिडिटी क्या होती है, तो तुम उसकी डेफिनेशन लिख देना। दूसरा उसने क्वेश्चन पूछ दिया क्यों हो जाता है, तो इसलिए हो जाता है क्योंकि एरियल ऑक्सीडेशन हो जाता है फैट्स एंड ऑयल का, ठीक है। अब ना मतलब कि सवाल आता है कि इस चीज़ को बचाएं कैसे, प्रिवेंट कैसे करें, खाने को मतलब कि रेंसिडिटी से बचाएं कैसे। तो प्रिवेंशन फ्रॉम रेंसिडिटी से बचाने के कुछ स्टेप्स हैं जो बुक में लिखी हुई हैं और तुम लोगों को याद करनी पड़ेंगी। मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। बाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। हम लोग खाने में ना एंटीऑक्सीडेंट्स मिला देते हैं, खाने के जो आइटम्स होते हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिला देते हैं। उससे क्या होता है कि ऑक्सीडेशन रुक जाता है। जैसे कि कोई भी चीज़ें, एक होता है कि वायरस, तुमने शब्द सुना होगा वायरस, कंप्यूटर वायरस पहले के ज़माने में बहुत होता था, अब नहीं होता है। एक होता था वायरस और एक चीज़ आती थी एंटीवायरस। एंटीवायरस मीन्स जस्ट उसका अपोजिट। तो ऑक्सीडेशन सबसे मिलता हुआ लग रहा है हम लोगों को ऑक्सीडेंट। तो ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए हम लोग एंटीऑक्सीडेंट मिला देते हैं खाने में, जिससे कि खाने का ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है। जब खाने का ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो वो खाना बासा ही नहीं होगा। तो इसीलिए तो ये एक प्रोसेस है कि बाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स टू द फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। जो खाने में फूड मतलब फैट्स और ऑयल है, उस खाने में हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स मिला देते हैं, जिस वजह से खाने में रेंसिडिटी नहीं स्टार्ट होती है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ये रटने वाली चीज़ें मैं बार बार बता रहा हूँ तुम लोगों को। बाई पैकेजिंग फैट्स एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस। तो कुरकुरे सबने खाए हैं, चिप्स सबने खाए हैं। तुम लोगों ने देखा है कि चिप्स, मतलब चिप्स में तो सबसे ज़्यादा हालत ख़राब है चिप्स की, ठीक है। कुरकुरे फिर भी थोड़े बहुत में मिल जाएंगे। अगर तुम 10 रुपये का चिप्स का पैकेट खरीदोगे ना, तो भाई साहब मैं 10 रुपये में 10 चिप्स भी तुम्हें नहीं मिलेंगे। अब पैकेट इतना बड़ा होगा और पूरा एयर से भरा होगा। तो वो एयर क्यों भरी जाती है? इसलिए नहीं भरी जाती कि पैकेट बड़ा दिखे, एकदम फूला हुआ दिखे, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं। वो इसीलिए भरी जाती है क्योंकि उनके अंदर ऑयल, वो ऑयल में मतलब कि फ्राइड करे हुए होते हैं, तो उन्हें ऑयल में पैक किया जाता है। और सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब उन्हें नाइट्रोजन गैस में पैक किया जाता है। उन पैकेट्स में नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। नाइट्रोजन गैस की वजह से, मतलब कि मोस्टली जो ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन गैस की वजह से होता है। तो ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है तो उनका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, इसलिए रेंसिडिटी की प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हो पाती है। और वो मतलब कि इसीलिए लंबे टाइम तक बने रहते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। और अगर तुम किसी पैकेट की में थोड़ा छोटा सा होल कर दो और उसकी नाइट्रोजन गैस निकाल दो, और उस पैकेट को ना 3-4 दिन तुम अपने घर पे रखा रहने दो, और उसके बाद जब तुम उसे टेस्ट करोगे ना, तो उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी और उसका रेंसिडिटी वाला जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा, इसीलिए उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक प्रोसेस है भाई, पैकेजिंग फैट्स एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस, की हम नाइट्रोजन गैस में पैक करते हैं, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? बाई स्टोरिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। ये तो सभी लोगों के घरों में है, इसमें तो बताने वाली कोई बात ही नहीं है। जब टेम्परेचर लो होता है, तो वहाँ पे जो रेंसिडिटी की प्रोसेस है उसका रेट बहुत स्लो हो जाता है, बहुत मतलब टेंस टू ज़ीरो हो जाता है, वो प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हो पाती है। तो इसीलिए हम लोग जैसे कि शाम के खाने को फ्रिज में रख देते हैं, सुबह सुबह जो लोग खाना चाहें वो लोग खा लेते हैं। मतलब ऐसा बोलते हैं फ्रिज में रखा हुआ खाना ख़राब नहीं होता है, बट मेरा ऐसा मानना है कि नहीं खाना चाहिए। खाना जितना तुम फ्रेश खाओगे उतना ज़्यादा बेटर है, ठीक है। उसके बाद क्या अगली स्टेप क्या है? बाई स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। हम लोग एयर टाइट कंटेनर्स में रखते हैं। जैसे कि घर में जब होली पे चिप्स वगैरह बनाए जाते हैं, चिप्स पापड़ ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं होली पे, और फिर जब हम उन्हें सेंक के रखते हैं, उन्हें मतलब स्टोर करते हैं, तो एयर टाइट कंटेनर्स में रखते हैं। इसीलिए रखते हैं क्योंकि वो ऑयल में फ्राइड हैं। ऑयल में फ्राइड होने की वजह से उनकी मतलब कि रेंसिडिटी की प्रोसेस होना बहुत ही ज़्यादा मतलब कि हाई चांसेस हैं। तो इसीलिए हम लोग उन्हें एयर टाइट कंटेनर्स में रखते हैं। एयर टाइट कंटेनर्स में बहुत ही लिमिटेड ऑक्सीजन होती है और जिसकी वजह से उनकी रेंसिडिटी की प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हो पाती है। बात समझ में आई? तो इसीलिए बाई स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स, कि हम उन्हें एयर टाइट कंटेनर्स में रख देते हैं। और जो लास्ट स्टेप है जो ले सकते हैं रेंसिडिटी को रोकने की, वो क्या है? बाई स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट्स। हमें लाइट से भी दूर रखना चाहिए। हम लोगों ने देखी थी एक रिएक्शन जिसमें हम लोग सनलाइट में रख के, शायद सिल्वर नाइट्रेट था, आई थिंक AgVr था, सिल्वर ब्रोमाइड था, आई थिंक सिल्वर ब्रोमाइड था, सिल्वर आयोडाइड था, उसे हम लोग लाइट में सनलाइट में रख रहे थे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आई थिंक टॉपिक में रिएक्शन थी, मुझे याद अभी क्लियर क्लिक नहीं हो रहा है ब्रेन में। तो उसमें लाइट क्या है ना, लाइट भी रिएक्शंस की स्पीड को फास्ट कर देती है। तो लाइट से भी हमें उसे अगर हम बचा के रखेंगे, उसे डार्क में रखेंगे, तो भी हम उसे रेंसिडिटी प्रोसेस से बचा सकते हैं। तो ये स्टेप्स थी, बुक में लिखी थी, आपको याद करनी है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि ये आपको याद करनी है। अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि ठीक है राइट 3 स्टेप्स बताओ, 4 स्टेप्स बताओ, जितने मार्क का क्वेश्चन है उस हिसाब से आपको लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आके हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट होता है। जितनी भी मतलब कॉन्सेप्चुअल चीज़ें थी, जितने भी टॉपिक्स थे, सारे कंप्लीट होते हैं, ठीक है।
अभी जाना मत, अभी कुछ चीज़ें और बतानी है। जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया था जब हम लोगों ने पहला लेक्चर लिया था, मैंने तुमसे कहा था कि जब इसके नोट्स बनाओगे तो पहला पेज छोड़ देना, मैंने बोला था। और जिन्होंने छोड़ा है, जो नोट्स, पहली चीज़ तो कई लोग नोट्स ही नहीं बना रहे होंगे मुझे पता है, पर जो लोग बना रहे हैं उनके लिए बता दूँ, अगर उन्होंने पेज छोड़ा है तो उस पर क्या लिखना था मैंने बताया था। जिस दिन इसका लास्ट चैप्टर होगा तब बताऊँगा। ये देखो, अभी तुम इसे देखो, ये देखो यहाँ पे चैप्टर की हेडिंग पड़ी हुई है। अब ये लिखा क्या है वो चीज़ें देखो, नंबर पड़े हुए हैं और यहाँ पे कुछ हेडिंग्स पड़ी हुई हैं। और दिखाता हूँ, रुक जाओ, इससे ये करता हूँ, ठीक है। ये देखो, अभी तो मैंने एक सेकंड पॉज करके पढ़ के देखो, तुम्हें यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं लिखा जो तुमने पढ़ा ना हो। ये सारी चीज़ें हैं, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा ये क्या चीज़ है। ये N.A का मतलब है NCERT एक्टिविटी। एक्चुअली तो मैंने वो पेज क्यों छुड़वाया था, मैंने वो पेज इसलिए छुड़वाया था, मैं तुम्हें रीज़न बताता हूँ कि मैंने वो पेज तुमसे क्यों छुड़वाया था। कि हम लोगों ने यहाँ पे देखो चैप्टर का पूरा एक इंडेक्स बना के रखा है। जैसे कि तुम कोई बुक देखते हो ना, किसी भी सब्जेक्ट की बुक होती है, उसमें एक इंडेक्स टाइप का बना होता है, उसमें चैप्टर के नेम होते हैं, फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, थर्ड चैप्टर कौन सा है, उस तरह के पूरे नेम होते हैं। पर अब हम लोगों ने ना क्या किया कि एक चैप्टर का भी पूरा इंडेक्स बना लिया है कि पहला टॉपिक कौन सा था, दूसरा टॉपिक कौन सा है, तीसरा टॉपिक कौन सा है, चौथा टॉपिक कौन सा है, उन सारी चीज़ों के नोट्स बना लिए हैं। अब आपका सवाल होगा कि भैया हम ये क्यों बनाएं, फालतू में ये सारी चीज़ें क्यों लिखे हैं। तो इसका मैं तुम्हें रीज़न बताता हूँ, ये क्यों ज़रूरी है और ये क्यों बनाना है, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं वो तुम्हें बताता हूँ। मैं जब भी 10th क्लास में पढ़ता था, मतलब 10th क्लास में क्या, जब भी मैं अपनी पढ़ाई करता था, वो नोट्स जब भी बनाता था उनके चैप्टर के आगे ये चीज़ें ज़रूर मेंशन करता था। और इसका फ़ायदा क्या होता था वो तुम्हें बताता हूँ। हमारा जो ब्रेन है ना, वो डेटा को 2 फॉर्म में स्टोर करता है। पहला फॉर्म है नंबर्स। कोई भी हमें डेटा देगा, हमारा ब्रेन उस चीज़ को नंबर में रखने की, मतलब नंबर में रखता है। मान लो कि तुम्हें मार्केट जाना है, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें 12-13 चीज़ें बता दी, मान लो कि 13 चीज़ों की लिस्ट दे दी कि ये चीज़ें तुम्हें मार्केट से लानी है, ठीक है। अब तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारे पास लिस्ट जेब में रखी, लेकिन तुम्हारे ब्रेन में एक चीज़ें हैं, हर लिस्ट के नाम की, मतलब लिस्ट में जितनी चीज़ें हैं, हर लिस्ट में जितनी भी चीज़ें हैं, तुम्हें उनके एग्जैक्ट नेम नहीं याद है। लेकिन तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ है कि हाँ मुझे 13 चीज़ें लेके आनी है। तुम मार्केट के जितने नेम थे तुम्हारे पास, तुमने वो चीज़ें खरीद ली। अब तुमने कैलकुलेट किया कि मैंने 10 चीज़ें खरीद ली, अभी 3 चीज़ें और बाकी हैं। फिर तुम अपनी जेब से लिस्ट निकाल के चेक करते हो क्या क्या बचा हुआ है, ठीक है। तो ब्रेन हमारा एक तो नंबर के फॉर्म में डेटा स्टोर करता है और दूसरा डेटा स्टोर करता है कि इमेज के फॉर्म में, चीज़ों की इमेज के फॉर्म में, ठीक है। और यही रीज़न है कि जब भी मैं तुम्हें NCERT एक्टिविटी लेके आता हूँ तो उसके लिए एक इमेज बना के लाता हूँ, ताकि तुम्हारे ब्रेन में ना वो इमेज बिल्कुल छप जाए। अब हो सकता है कि अभी तुम पढ़ रहे हो तो मैं वो चीज़ें रियलाइज़ नहीं हो रही हैं, लेकिन जिस दिन तुम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होगे ना, और किसी भी NCERT की एक्टिविटी से कोई क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, तब तुम एकदम, तुम्हारे दिमाग में ना, तब वो दिमाग में एकदम चीज़ें नॉस्टैल्जिया जैसा हिट होगा और तुम्हारे दिमाग में ना वो सारी पुरानी मेमोरी आ जाएगी, वो इमेज तुम्हारे दिमाग में सामने आ जाएगी कि हाँ भैया ने इस तरह से हमें पढ़ाया था और ये एक्टिविटी हमें ऐसे परफॉर्म करवाई थी, ठीक है। तो इसलिए अब इसका फ़ायदा क्या है, इसका लिखने का जो फ़ायदा है वो तुम्हें बताता हूँ। इससे देखो, हमारे जो फर्स्ट चैप्टर में टोटल टॉपिक बने हैं वो कितने बने हैं, 8 टॉपिक बने हैं। लास्ट जो नंबर है वो 8 टॉपिक है। अब हमारे ब्रेन को एक क्लियर कट सिग्नल जाता है कि हाँ पहले चैप्टर में 8 टॉपिक्स हैं, 8 टॉपिक के अंदर पूरा चैप्टर ख़त्म है, ठीक है। ब्रेन पे कितना हल्का फील हो रहा है कि बस 8 ही टॉपिक हैं, छोटे छोटे पढ़ने हैं, ठीक है। अब तुम्हें इन सबको लिख के ना अपने ब्रेन में याद रखना है कि हाँ फर्स्ट टॉपिक फिजिकल चेंज है, फिजिकल एंड केमिकल चेंज था। सेकंड टॉपिक मतलब हम लोगों ने NCERT की एक्टिविटी 1.1 देखी थी। थर्ड टॉपिक केमिकल रिएक्शन था। फोर्थ टॉपिक केमिकल इक्वेशंस था। अब 4.1 और 4.2 देखो, 4 मतलब जो 4 टॉपिक था उसके अंदर सब टॉपिक्स भी थे। सब टॉपिक्स में क्या था, रिएक्टेंट्स थे, प्रोडक्ट्स थे। और 4.2 क्या था, मोर इन्फॉर्मेशन इन केमिकल इक्वेशंस था। और फिफ्थ टॉपिक बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। इस तरह के ये सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं। अब मान लो कि तुमने आज ये चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है, और तुमने अपने नोट्स बना के रख दिए। अब हम लोग मान लो कि 3 महीने 4 महीने निकल चुके हैं, हम लोग काफ़ी आगे निकल चुके हैं। हम लोग मान लो कि फिज़िक्स पढ़ रहे हैं या फिज़िक्स भी काफ़ी पढ़ चुके हैं, बायोलॉजी पढ़ने लगे हैं, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हैं। अब तुम रिवीजन करने तो आओगे ही भाई, ऐसा तो नहीं। देखो अगर तुम कितना भी पढ़ लो, क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, तो मेरे 2 महीने 3 महीने रिवीजन नहीं करोगे ना, तुम्हारे दिमाग से सब उड़ जाएगा। तुम्हें टाइम टू टाइम रिवीजन करना पड़ेगा। और ये जो पूरी चीज़ है ये तुम्हें रिवीजन करने में ही, मतलब कि ये रिवीजन करने का सबसे बेस्ट मेथड है। इससे बेस्ट मेथड मैंने तो आज तक नहीं देखा है और मैंने इसे अपनी लाइफ में पर्सनली यूज़ किया हुआ है, तो मैं तुम्हें इसलिए रेकमेंड कर रहा हूँ। अब तुम्हें करना क्या है कि अपने, जब तुम रिवीजन करने आओगे तब की बात है, ये तुम्हें रिवीजन में काम आएगा। रिवीजन करने आए, तुमने अपने नोट्स सामने रख लिए, नोट्स जो भी कॉपी के बनाए नोट्स रख लिए, और जो भी क्वेश्चन मैंने तुम्हें प्रैक्टिस शीट वगैरह दी, तुम चाहो तो अपना फ़ोन वगैरह PDF वगैरह साथ रख के रख लिया, ठीक है।
अब तुम्हें नोट्स को खोलना नहीं है, बस तुम्हें शांत होकर बैठना है और अपने दिमाग में सबसे पहले देखना है कि हाँ मेरे फर्स्ट चैप्टर में 8 टॉपिक्स थे। पहला टॉपिक कौन सा था? फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। तुम्हें डेफिनेशंस नहीं पढ़नी, इन चेंजेस के अंदर क्या चीज़ें थी उन पर इतना ध्यान नहीं देना है। तुम्हें पहले टॉपिक्स को ही दिमाग में खुद के दिमाग से लेना है, मतलब कि रिकॉल करने की कोशिश करनी है कि ओके फर्स्ट टॉपिक ये था, सेकंड टॉपिक ये एक्टिविटी थी, जिसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद रखो। बस सिंपल हेडिंग्स भी याद रखोगे ना तो भी बहुत यूज़फुल होगा। कि पहली एक्टिविटी कौन सी थी? ओके मैग्नीशियम रेवेन को हमने वर्न किया था, क्या बना था, क्या प्रोडक्ट आया था, उस चीज़ से अभी मतलब नहीं है, तो बस इतना याद रखो। ओके हमने केमिकल रिएक्शंस देखी थी, फिर उसके बाद हमने केमिकल इक्वेशंस देखी थी, केमिकल इक्वेशंस में रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बारे में देखा था, फिर मोर इन्फॉर्मेशन में हमने देखा था कि अगर एस बनाओ तो सॉलिड होगा, एल बनाओ तो लिक्विड होगा, इस तरह की चीज़ें देखी थी। और उसके बाद हमने बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन देखी थी, इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, और फिर हमने एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस देखी थी। इस तरह से तुम खुद से बिना कॉपी खोले, बिना कुछ करे, सिर्फ और सिर्फ मतलब अपने ब्रेन से ही चीज़ों को रिकॉल करने की कोशिश करो। ओके 7th टॉपिक था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, हमने पढ़ा था एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट। ओके एक रह गया, कौन सा याद नहीं आ रहा। जब तुम्हें याद ना आए, तुम्हारे ब्रेन से चीज़ें निकले ना बाहर कि ओके 4-5 चीज़ें थी, 5 में से 4 चीज़ें तो मुझे याद आ गई, एक चीज़ याद नहीं आई, कौन सी नहीं याद आई, तब तुम अपने नोट्स खोल के देखो। ओके चेंज इन कलर वाला भूल गया था। तुम इस तरह से पढ़ोगे ना, 1 बार रिवीजन करोगे, 2 बार रिवीजन करोगे, 3 बार रिवीजन करोगे, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ 4-5 बार इस तरह से रिवीजन करने के बाद पता है क्या होगा? तुम अपनी कॉपी के साथ भी खोल खोल के देखते चले जाओ कि हाँ, एक नज़र मारते हुए चले जाओ। ओके मैग्नीशियम रेवेन बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था और वो वाइट कलर का पाउडर था। इस तरह की चीज़ें याद करते हुए, रिकॉल करते हुए चले जाओ। सबसे पहली चीज़ क्या होगा कि तुम्हें इस तरह से रिवीजन करने में टाइम बहुत कम लगेगा। तुम 10 मिनट में, 10 मिनट से पहले तुम पूरे चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं तुम सब रिवीजन कर डालोगे। दूसरी चीज़, तुम्हें हर जगह कॉपी उठा के ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है फर्स्ट टाइम तुम्हें कॉपी का यूज़ करना पड़े, सेकंड टाइम यूज़ करना पड़े, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ थर्ड टाइम तुम्हें यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम अपने क्लास में बैठे हो, सारे बच्चे शोर मचा रहे हैं, शांत मतलब शोर मचा रहे हैं, वो चीज़ें कर रहे हैं, तुम अपने ब्रेन में ही रिकॉल कर रहे हो कि ओके फर्स्ट चैप्टर, चलो फर्स्ट चैप्टर रिवीजन कर लेते हैं। बैठे ही बैठे तुमने फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन कर लिया पूरा। और मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ 4 से 5 बार इस प्रोसेस को करने के बाद तुम अपने क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने लग जाओगे, तुम उस लेवल पे पहुंच जाओगे कि तुम अपने दोस्तों को पढ़ाने लग जाओगे ये चैप्टर, और वो भी बिना कॉपी या नोट्स किसी भी चीज़ के बिना देखे तुम ऐसे ही पढ़ाने लग जाओगे। ओके एनसीईआरटी की एक्टिविटी 1.1 थी, ये देखो इसमें मैग्नीशियम रेवेन को हमने 1 किया था, हमने इसे सैंड पेपर से रब किया था। क्यों रब किया था? क्योंकि इसके ऊपर एक लेयर बन जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। मैग्नीशियम मेटल जो होता है वो बहुत रिएक्टिव होता है। इस तरह से तुम्हें खुद से, मतलब कि जब तुम रिवीजन कर रहे हो ना, तुम ये सोचो कि तुम 2 पर्सनैलिटी हो, एक तुम खुद हो और एक तुम टीचर की तरह बिहेव कर रहे हो और तुम खुद को ही पढ़ा रहे हो। इस तरह से रिवीजन करो और बिना कॉपी के यूज़ करो। तुम्हें देखना है 8 टॉपिक में से तुम खुद से कितने टॉपिक रिकॉल कर पा रहे हो। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में या देखो, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, इन सारी चीज़ों को करो। ओके हम लोगों ने देखा था ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, इसके अंदर मतलब कि कोरोजन था, रेंसिडिटी थी। कोरोजन क्या था, रेंसिडिटी क्या थी? कोरोजन का एक एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ा था, आयरन का रस्टिंग। तुम्हें एग्जैक्ट डेफिनेशंस नहीं रटनी बैठ के कि उनकी डेफिनेशन रट रहे हो, तुम बस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखो, डेफिनेशंस ऑटोमेटिक तुम्हें याद हो जाएंगी, उनकी तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बस मैं इतना ही कहूँगा कि एक बार इस मेथड को यूज़ करके देखो, अच्छा लगे तो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो और सब्जेक्ट में भी इम्प्लीमेंट करो। अच्छा ना लगे तो भाई गाली लिख दो कमेंट में, और क्या, मैंने तुम्हारा टाइम वेस्ट किया इसके लिए। बाद बाकी अब ये तो हो गई तुम्हारे नोट्स की बात जो मैंने तुम्हें बताई थी। अब मैं तुम्हें अपने एक पर्सनल बात, मतलब एक पर्सनल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। और वो रिक्वेस्ट क्या है? एक्चुअली 2 रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। पहली रिक्वेस्ट तो ये है कि हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, 7 लेक्चर लगे, 7 लेक्चर में हम लोगों ने ये चैप्टर कंप्लीट किया, ठीक है। और मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे नहीं देखेंगे, हर इंसान को शॉर्टकट चाहिए। पूरे यूट्यूब पे 1 शॉट भरे पड़े हैं पूरे यूट्यूब पे। मैंने पढ़ाने से पहले, मतलब ये सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले, अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने से पहले मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था 10th क्लास के, मतलब कि हमारे जो भी सिलेबस है उसके बारे में। तो प्लेलिस्टें तो थी नहीं, और जो प्लेलिस्टें मुझे मिली जिसमें लेक्चर वाइज स्टडी थी वो 4 साल 5 साल पुरानी थी। अभी 4-5 साल से कोई भी लेक्चर नहीं बना रहा है। हर इंसान, चाहे कितना भी बड़ा एडटेक प्लेटफॉर्म हो, चाहे कोई छोटा यूट्यूबर हो, कोई भी हो, हर इंसान 1 शॉट बना रहा है, हर चीज़ 1 शॉट बना रहा है, ठीक है। और अगर तुम भी 1 शॉट से पढ़ना चाहते हो भाई, तो तुम भी पढ़ो जाके। एक बार तुम 1 शॉट से पढ़ के देखो और एक बार तुम इन वाले लेक्चर से पढ़ के देखो, तुम्हें अपनी नॉलेज में अंतर खुद पता चलेगा, ठीक है। तो पूरा यूट्यूब 1 शॉट बनाने में लगा हुआ है, वो अलग चीज़ है, मैं किसी से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, यूट्यूब से तो कंपेयर ही नहीं कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि तुमने, ऐसा भी नहीं है कि तुमने ज़िंदगी में सिर्फ डायरेक्ट पहली बार मुझसे ही पढ़ाई करी है, और भी टीचर रहे होंगे, तुमने अपने स्कूल में, ट्यूशन में, ऑफलाइन, ऑनलाइन, या तुमने किसी ऑनलाइन किसी मतलब कि कंपनी का बैच खरीद के रखा है, तुमने पढ़ाई करी होगी, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे कंपेयर करो। मैंने एनसीईआरटी की एक एक्टिविटी को, हर एक, मतलब 11 एक्टिविटी, 11 की 11 एक्टिविटीज़ पढ़ाई हैं, और हम सारे चैप्टर्स ऐसे ही पढ़ने वाले हैं, सारे इतने ही डिटेल में पढ़ेंगे,
किसी भी चीज़ को एनसीईआरटी की एक छोटा सा भी पॉइंट मिला तो वो भी मैंने मतलब कि इग्नोर नहीं किया कि चलो ठीक है हटाओ, ये पिछले 3-4 सालों से आया नहीं है तो इम्पॉर्टेंट नहीं है। नहीं, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। मेरी नज़र में क्या होता था कि जब मैं पढ़ता था मेरे साथ क्या सीन था कि जिस टॉपिक को मैं छोड़ के ये सोच के छोड़ देता था कि ये पिछले इतने सालों में आया नहीं है तो इसे हटा देते, इंपॉर्टेंट नहीं है, 100% वो मेरे एग्ज़ाम में ज़रूर आया है। मेरे साथ तो ये बहुत बार, मेरे साथ तो ये लाइफ में होता ही रहता है कि जिस चीज़ को मैं मतलब कि लेस इंपॉर्टेंट समझ के छोड़ देता हूँ वही एग्ज़ाम में आ जाती है। तो मेरा पढ़ने का फंडा सीधा है, मैं इंपॉर्टेंट लेस इंपॉर्टेंट नहीं देखता हूँ, मैं बस यही देखता हूँ। मेरे सर भी जो मुझे पढ़ाते थे उनका भी यही कहना था कि वही चीज़ इंपॉर्टेंट है जो चीज़ तुम छोड़ रहे हो, जिसे इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, तो मैं उसी प्रिंसिपल पे वर्क करता हूँ, मैं हर चीज़ को पढ़ाता हूँ। अब तुम्हारे ऊपर है तो मैं कितना समझ में आया कितना समझ में नहीं आया। ठीक है, तो तुम किसी भी जिनसे भी जिस भी टीचर से जिस भी एडटेक प्लेटफॉर्म का तुमने पेड कोर्स लिया उससे भी कंपेयर करके देख लेना कि इस डिटेल में इस तरह के लेवल से पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है। ठीक है, अब रिक्वेस्ट नंबर 1 ये है कि मुझे चाहिए फीडबैक। मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट किया, अगर तुमने यहाँ तक अभी तक तुम वीडियो को देख रहे हो, यहाँ तक आ गए हो तो तुम सच में एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, एक डिसिप्लिन स्टूडेंट हो, तब तुम यहाँ तक आ पाए हो। नहीं तो मैं बता ही रहा हूँ हर इंसान को शॉर्टकट चाहिए। कौन इंसान 7 लेक्चर को कंप्लीट करने में 7 घंटे लगेंगे। ठीक है, अब कौन 7 दिन में मतलब डेली 1-1 घंटे पढ़े। हर इंसान को चाहिए वन शॉट, 2 घंटे 1 घंटे में पूरा चैप्टर ख़त्म, बात ख़त्म है। तो कोई नहीं पढ़ना चाहता यार, हर इंसान को शॉर्टकट चाहिए। वो अलग चीज़ है, हम उस पर अलग डिबेट कर लेंगे, उस पर कभी अलग बात कर लेंगे, मैं उस बारे में नहीं आता हूँ। मैं तुमसे बस ये कहना चाहता हूँ कि मुझे फीडबैक दो। तुमने 7 लेक्चर देख लिए, अगर यहाँ तक तुमने देखा है, नोट्स बनाए, सारी चीज़ें मेरी बात मानी है, तो यहाँ तक आने के बाद तुम मुझे फीडबैक दो कि भैया, फीडबैक का मतलब ये नहीं कि तुम मेरे कमेंट सेक्शन में तारीफ़ भर दो जाके बहुत अच्छा पढ़ाया, नहीं, मुझे तारीफ़ नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ तुम मेरी कमियाँ बताओ जिससे कि मैं अपने आप को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर पाऊँ और तुम्हारे लिए तुम्हारे पर्सपेक्टिव से और भी मतलब कि और भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट ला पाऊँ, और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाऊँ। ठीक है, तो पहली चीज़ तो मेरी कमियाँ बताओ कमेंट सेक्शन में कि क्या क्या कमी लगी या मुझे और भी कौन सी चीज़ को और बेटर करना चाहिए। ठीक है, पहली चीज़, पहली रिक्वेस्ट तो ये है। और दूसरी रिक्वेस्ट मेरी ये है कि देखो यार, मेरा नया यूट्यूब चैनल है और इन सारी चीज़ों को करने में, पीपीटीज़ बनाने में, प्रैक्टिस शीट बनाने में, पीडीएफ नोट्स बनाने में, इन सब चीज़ों में बहुत टाइम लगता है। ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और मैं डेली अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ तुम्हारा थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। सपोर्ट दिखाने का मतलब ये नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम किसी एक बंदे को बस शेयर भी मत करो, बस रेकमेंड करो। हर इंसान की लाइफ में एक बेस्ट फ्रेंड होता है। तुम्हारा चाहे कितना भी बड़ा फ्रेंड सर्कल हो, 5 फ्रेंड हो, 6 फ्रेंड हो, जितने भी फ्रेंड्स हों, उनमें तुम्हारा एक सबसे बेस्ट फ्रेंड होगा और वो तुम्हारी हर बात मानता है, चाहे वो सही हो या गलत हो, वो तुम्हारी मतलब सपोर्ट करेगा तुम्हारा। ठीक है, तो उसी फ्रेंड को तुम्हें बताना है, शेयर भी नहीं करना है, तुम्हें उसे बताना है कि ये भैया हैं, ये हमारे क्लास के साइंस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, तुम एक बार उनसे पढ़ के देखो। उससे बोला सिर्फ एक बार पढ़ के देखे, अगर उसे सही लगता है तो वो खुद आगे कंटिन्यू करेगा, अगर उसे सही नहीं लगता है तो वो कंटिन्यू नहीं करेगा। ठीक है, तो इतने ही 2 रिक्वेस्ट हैं। पहली चीज़ तो फीडबैक जरूर देना चैप्टर कंप्लीट करने के बाद। हो सकता है कि तुम ऐसे बंदे हो जो कमेंट वमेंट नहीं करते हो, तुम आए पढ़ाई करे चले गए, ठीक है, मैं मानता हूँ, मैं भी उसी टाइप का स्टूडेंट हूँ, मैं मानता हूँ, इसीलिए। लेकिन इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद एक फाइनल फीडबैक ज़रूर दे देना। दूसरी चीज़ की अपने एक फ्रेंड को ज़रूर रिकमेंड कर देना, शेयर मत करना। ऐसा मत करना कि मिला तुम्हें फ्रेंड, तुमने उसका फ़ोन लिया और चैनल सब्सक्राइब करके डाल दिया। नहीं, डेड सब्सक्राइबर नहीं। अगर जो बंदा सच में पढ़ना चाहता है, जो अपनी मर्ज़ी से पढ़ना चाहता है, उसी को बताना, बात बाकी अलग चीज़ है। ठीक है, और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसकी प्रैक्टिस शीट आज मैं कंप्लीट करके कोशिश करूँगा आज ही लगाने की। आज नहीं लग पाएगी तो कल ज़रूरी डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में लगा दूँगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस शीट को भी सॉल्व कर लेना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें भी डाल दूँगा। और बस, और एनसीईआरटी के हमने हर एक एक्टिविटी को किया है और कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए हैं, उन क्वेश्चंस को मैंने प्रैक्टिस शीट के लिए छोड़ के रखा है, उन्हें मैं प्रैक्टिस शीट में ऐड कर दूँगा, मतलब कि प्रैक्टिस शीट में ऐड करूँगा। ठीक है, तो बस आज इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।